डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर कन्विक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे से अपने रीसेंट जजमेंट में डिस्कस किया है। आइए समझते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आयुषीज जुडिशरी एंड लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल जजमेंट सीरीज। ये सीरीज इन कोलैबोरेशन विद द वर्डिक्ट टुडे की टीम के साथ है। ये केस है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस चमन लाल का। ये इनके मार्च इशू में देखने के लिए मिलता है। इसके बड़े अच्छे से हेड नोट्स और नोटिंग है इस ऑलरेडी द वर्डिक्ट टुडे में। आइए आज इस केस में क्या हुआ है उसको समझते हैं। तो मेजरली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, माइनर डिस्क्रिपेंसीज क्या होती हैं उनके बारे में, हॉस्टाइल विटनेसेस के एविडेंस के बारे में और मोटिव, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में मोटिव का कितना रेलेवेंस होता है, इन कई टॉपिक्स के बारे में बात करते हुए कैसे किसी जजमेंट को रीच करने के लिए एविडेंस का अप्रिसिएशन होना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स समझते हैं। क्या हुआ था कि अक्यूज्ड और जो विक्टिम थी वो मैरिड थे, उनका शादी पहले पीसफुल थी, बच्चे थे। उसके बाद धीरे धीरे उनके झगड़े बढ़ने लगे और उनका रिलेशनशिप खराब होने लगा। तो जो हस्बैंड था वो बहुत ज्यादा वाइफ के कैरेक्टर पर सस्पेशन रखता था, अब्यूज करता था, उसको लोकल लैंग्वेजेस में ऑफ बीइंग बैड कैरेक्टर के वर्ड्स से डिनोट करता था, उससे झगड़ा करता था और रिपीटेडली उसको अपना मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ने के लिए बोलता था। अब प्रोसिक्यूशन स्टोरी के हिसाब से डेट ऑफ इंसिडेंट के दिन क्या हुआ, हस्बैंड ने केरोसिन अपनी वाइफ पे डाल दिया और उसको आग लगा दी। अब जब आग लगी तो आस पड़ोस के लोग भी बचाने के लिए आए और वाइफ के ब्रदर को भी खबर पहुंची तो वो लोग भी उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए। वहां पे उसको अराउंड 70% तक बर्न्स हो गए थे और हस्बैंड को भी कुछ माइनर बर्न्स आए थे आग बुझाने के समय। जो विलेजर्स ने देखा था कि वो लोग बुझाने का और हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसका विक्टिम का प्रोलॉन्ग जजमेंट चला और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चला विक्टिम का और फिर अल्टीमेटली शी स्कम्ड टू द बर्न इंजरीज, वो सरवाइव नहीं कर पाई। अब क्या हुआ था कि जब उसकी ये हुआ था, उसको हॉस्पिटल लेके गए थे तो उसमें उसके इलाज के दौरान बीच में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आए थे जिन्होंने हॉस्पिटल विजिट किया था और उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया था। तो डॉक्टर ने सर्टिफाई किया था स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने से पहले दैट शी इज फिट टू गिव द स्टेटमेंट और उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तो उसके स्टेटमेंट में उसने ये स्पेसिफिकली कहा था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे पे केरोसिन पोर किया, उसके बाद उन्होंने माच स्टिक लगाई और फिर मुझे आग लगा दी। और वो फ्रीक्वेंटली मुझे कई तरीके के अब्यूजिव वर्ड्स मेरे लिए यूज करते थे और मुझे घर छोड़ने के लिए बार बार कहते थे। इस डिक्लेरेशन पे उसके थंब इम्प्रेशन भी थे और इसको डीएसपी के सामने लिया गया था और मैजिस्ट्रेट ने, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने बताया भी कि भाई वो पूरे डिक्लेरेशन देने के समय, स्टेटमेंट देने के समय वो कॉन्शियस थी और उसने कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट पुलिस के इंस्टेंस पर रिकॉर्ड नहीं किया है, उसने उसको अपनी मर्जी से दिया था। अब इसमें आगे क्या हुआ, सेशंस कोर्ट ने उसको पाया कि भाई ये जो डिक्लेरेशन है ये डाइंग डिक्लेरेशन है, उसने अपने सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ के बारे में बताया है, किसने क्या किया बताया है, वॉलंटरी है और ट्रस्टवर्दी है और उन्होंने अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया देन आईपीसी 302 में और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी। लेकिन हाईकोर्ट जब गए अपील में तो हाईकोर्ट ने इस कन्विक्शन को रिवर्स कर दिया। उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को दे दिया और इसके कई रीजंस किए। उन्होंने कहा कि भाई अलिज डिस्क्रिपेंसी है जब तहसीलदार हॉस्पिटल कब पहुंचे और जो विक्टिम थी उसके ब्रदर ने और उन लोगों ने पहले अक्यूज्ड का नाम एफआईआर वगैरह में नहीं लिया था, बाद में जो डाइंग डिक्लेरेशन में उसने अक्यूज्ड का नाम लिया है। और कुछ विटनेसेस ने कहा कि भाई डिसीज ने खुद ही अपने ऊपर केरोसिन डाल दिया है और उन्होंने ये भी प्ली लिया कि भाई हस्बैंड को भी माइनर इंजरीज आई हैं, वो माइनर इंजरीज इसीलिए आई हैं क्योंकि वो तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, तो वो कैसे उसको मार सकता है। और उसके बाद कहा भाई मोटिव, देयर इज नो मोटिव, कोई मोटिव इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, इसलिए इसका बेनिफिट जो है हम अक्यूज्ड को दे देते हैं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है इस अपील, जब अपील आई, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अपील किया अगेंस्ट द कन्विक्शन, अब सुप्रीम कोर्ट ने कई बातों को इसमें डिस्कस करना स्टार्ट किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बात करी है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। तो डाइंग डिक्लेरेशन के ऑलमोस्ट सारे लीडिंग केस लॉज को
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब यहाँ पे जो हमें लीडिंग केस लॉज डिस्कस मिलते हैं, कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे बहुत ही लीडिंग केस लॉ है डाइंग डिक्लेरेशन पे, वो डिस्कस्ड है। पानीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसने वेरियस जजमेंट्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन को एक साथ कंसोलिडेट किया है, वो डिस्कस मिलता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि जो व्यक्ति है जिसकी डेथ कॉज हुई है, वो अपनी डेथ से पहले बता के जाता है कि भाई मेरी डेथ कॉज कैसे हुई है या किसने की है। तो सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ के बारे में, कॉज ऑफ डेथ के बारे में बता के जाता है, उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसमें बात यह है कि इसका हम क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि जो स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति अब बचा नहीं है, बट इस स्टेटमेंट पे हम रिलाई करते हुए कन्विक्शन कर सकते हैं। तो उस पर रिलाई करने के लिए क्या रूल्स हैं और डाइंग डिक्लेरेशन कब वैलिड होगा, इसके प्रिंसिपल्स जो लेड डाउन है उसमें सबसे पहले ये है कि लॉ में ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो लॉ और नो प्रूडेंस जो ये कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन पे एक्ट अपॉन विदाउट कोरोबरेशन नहीं हो सकता। मतलब हर सर्कमस्टेंस में डाइंग डिक्लेरेशन का कोरोबरेशन होना जरूरी नहीं है। बिना कोरोबरेशन के भी इफ द कोर्ट इज सैटिस्फाइड कि डाइंग डिक्लेरेशन वॉलेंटरी है तो उसके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है। अब ये भी कहा गया है इसमें कि जब कोर्ट डाइंग डिक्लेरेशन को स्क्रूटनाइज कर रही है तो उसको केयरफुली ये देखना चाहिए कि वो डिक्लेरेशन जो है वो ट्यूटर्ड नहीं है, प्रॉम्प्टेड नहीं है या बेस्ड ऑन इमेजिनेशन नहीं है। यहाँ पे डिसीज्ड के पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो ऑब्जर्व कर सके और आइडेंटिफाई कर सके कि भाई उसके ऊपर हमला करने वाले लोग कौन से थे, और इसके बाद वो एक फिट स्टेट में होनी चाहिए जो कि वो अपने कॉज और सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ के बारे में स्टेटमेंट दे सके। इसके बाद अगर डाइंग डिक्लेरेशन सस्पिशियस लग रही है कोर्ट को तो इट शुड नॉट बी एक्टेड अपॉन विदाउट कोरोबरेटिव एविडेंस, ये भी कहा गया है। फिर अगर ये कहा गया है कि भाई अगर जो डिसीज था वो अनकॉन्शियस था और वो कभी डाइंग डिक्लेरेशन दे ही नहीं सकता था, मान लो कि वो घटना के समय ही अनकॉन्शियस हो गया या वो बाद में भी अनकॉन्शियस रहा, वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं दे सकता था, तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर वो इन्फर्मिटी से सफर करती है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो सोल बेसिस ऑफ द कन्विक्शन नहीं हो सकती। अब इसके आगे भी कोर्ट ने कहा है कि मियरली बिकॉज डाइंग डिक्लेरेशन में सारे डिटेल्स नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको रिजेक्ट कर दें। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस और किस टाइप की डाइंग डिक्लेरेशन आई है उस पर डिपेंड करेगा। अब ये भी है कि भाई अगर ब्रीफ स्टेटमेंट है तो भी इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, जबकि ये है कि अगर कोई शॉर्ट स्टेटमेंट होता है तो वो यूजुअली गारंटी करता है ट्रुथ को, तो ब्रीफ स्टेटमेंट है इस वजह से वो झूठा है ऐसा भी नहीं मानेंगे। अब कोर्ट क्या करेगी कि कोर्ट नॉर्मली ये असर्टन करेगी कि जब डिसीज ने वो डाइंग डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट दे रहे थे तब वो एक फिट मेंटल स्टेट या कंडीशन में थे या नहीं, और इसके लिए एक मेडिकल ओपिनियन देखेगी। बट जहां पे आई विटनेसेस ने कहा है कि भाई जो विक्टिम थी या था वो एक फिट और कॉन्शियस स्टेट में था डाइंग डिक्लेरेशन देने के लिए, तब हमेशा मेडिकल ओपिनियन प्रिवेल नहीं करेगा। तो मेडिकल ओपिनियन एज टू द फिटनेस ऑफ द मेंटल स्टेट ऑफ द विक्टिम कोरोबरेटिव है। अगर कई लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि नहीं विक्टिम तो भाई सही दिमाग में था या थी जिसने वो स्टेटमेंट दिया है, तो ऐसे मेडिकल ओपिनियन की भी हमें जरूरत नहीं है। फर्दर जो है अगर प्रोसिक्यूशन का वर्जन और जो डाइंग डिक्लेरेशन का वर्जन है इसमें डिफरेंस है तो फिर उस डिक्लेरेशन पे हम एक्ट अपॉन नहीं कर सकते। तो इन चीजों को यहाँ पे हमें ये देखा गया है और ये कई फैक्टर्स हमें मिलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में समझने के लिए। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों को डिस्कस करते हुए आगे बोला कि भाई अगर कोर्ट सैटिस्फाइड है कि डाइंग डिक्लेरेशन वॉलेंटरी है, ट्रूथफुल है, रिलायबल है, भरोसा किया जा सकता है, सच्ची है, खुद से की गई है, ट्यूटर्ड नहीं है, तो हाइपर टेक्निकल ऑब्जेक्शंस जो हैं, छोटे मोटे ऑब्जेक्शंस जो हैं, वो उसके बेसिस ऑफ रिजेक्शन नहीं बन सकते हैं।
अब कोर्ट ने फर्दर इस केस के फैक्ट्स के बारे में बात करते हुए बोला कि ये बिल्कुल सही है कि एफआईआर जो है उसमें डिसीज ने पहले असैलेंट मतलब अक्यूज्ड का नाम नहीं लिया था, बट आप एफआईआर में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इंसाइक्लोपीडिया हो पूरे प्रोसिक्यूशन के केस का। वहां पे उस समय इमीडिएट कंसर्न ये था फैमिली मेंबर्स का कि विक्टिम जिसको 70% बर्न मार्क इंजरीज हो चुके हैं वो कैसे भी बच जाए। तो अगर ऐसे में इनिशियली ओमिशंस हो गए हैं अर्लीस्ट वर्जन्स में, तो ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है जो खुद में सब्सिक्वेंट डाइंग डिक्लेरेशन जो विक्टिम की आई है उसको रिजेक्ट या उसको डिस्क्रेडिट करवा दें। अब इसके फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने बात करी कि जो PW4 और PW5 थे उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया गया और उन्होंने ये कहा गया कि उन्होंने सजेशंस माने कि भाई सेल्फ इमोलेशन का केस था, विक्टिम खुद को ही आग लगा रही थी, तो ट्रायल कोर्ट ने उनकी टेस्टिमनी को रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ये सही किया क्योंकि उनका ये वर्जन जो था वो हियर से वर्जन था और वो कभी भी पहले नहीं बताया गया था। तो PW4 और PW5 ने खुद कभी नहीं देखा था कि विक्टिम खुद को आग लगा रही है, उन्होंने तो किसी के कहने पे सुन के बता दिया था ट्रायल कोर्ट के सामने कि विक्टिम खुद को आग लगा रही थी। तो उन हॉस्टाइल विटनेसेस के एविडेंस को ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट करके बिल्कुल सही काम किया था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलती है। अब इसी में आगे ये क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट ने कि भज्जू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में पहले से ही कोर्ट ने ये होल्ड किया हुआ है कि टेस्टिमनी ऑफ हॉस्टाइल विटनेस जो है वो तभी तक आप रिलाई अपॉन कर सकते हो जब तक वो कोरोबरेट कर रहे हो अदर रिलायबल एविडेंसेस से। तो जो इन्होंने प्ली लिया या फिर DW1 और DW2 जो डिफेंस विटनेसेस थे उन्होंने भी ये बोला कि भैया ये तो विक्टिम खुद ही खुद को आग लगा रही थी और अक्यूज ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने भी अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या एक्सेप्ट किया, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने तो आग लगाते हुए नहीं देखा और हम तो तभी पहुंचे स्पॉट पे जब डिसीज्ड को ऑलरेडी आग लग चुकी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें भी डिफेंस की तरफ से ऐसा कोई प्ली नहीं मिल रहा है जिसका बेनिफिट अक्यूज को दिया जाए क्योंकि ये डिफेंस विटनेसेस ने भी घटना होते हुए नहीं देखी। अब सबसे बड़ी बात आई जो रेज हुई थी कि भाई अक्यूज को तो खुद ही माइनर इंजरीज आई थी तो वो तो उसको बचा रहा था, उसने थोड़ी ना मारा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा कि ये जो अलिज्ड कॉन्डक्ट है रिस्पोंडेंट का कि भाई वो तो जाके बचा रहा था इसलिए उसको इंजरीज आई, ये इसमें आप इस पॉसिबिलिटी को नहीं मना कर सकते कि ये अटेम्प्ट टू क्रिएट हिज इनोसेंस भी हो सकता है आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि उसने पहले जला दिया और फिर लोग जब आने लगे उनको देख के बचाने का ड्रामा करने लगा वो सबके सामने। तो क्योंकि डिफेंस विटनेसेस इस पूरे सेल्फ इमोलेशन वाली चीज को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में मात्र ये सजेशन कि अक्यूज तो बचा रहा था और उसने कुछ नहीं किया, इसका बेनिफिट भी उनको नहीं मिल सकता। उन्होंने ये भी बोला है कि डिफेंस विटनेस या तो इंटरेस्टेड है या पार्टिसन है और वो जो कंसिस्टेंट प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस है उसको रिबट करने में फेल हुए हैं और ऐसे में डिफेंस को उनकी कहानी का लाभ नहीं मिल सकता। इसके बाद बात करी गई है मोटिव की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मोटिव इंपॉर्टेंट जरूर हो जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केसेस में, और जहां पर हमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल पाती है वहां पे अगर हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे रिलाई कर रहे हैं तो ये जरूर बताना चाहिए कि मोटिव क्या होगा क्राइम करने का। तो फिर लेकिन यहाँ पे फर्दर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर डायरेक्ट एविडेंस है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिबल ट्रस्टवर्दी डाइंग डिक्लेरेशन, यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन को डायरेक्ट एविडेंस बोला गया है अगर वो ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ मोटिव भी है, मोटिव आप पूरी तरीके से एस्टैब्लिश नहीं भी कर पाए हैं, तो भी इट इज नॉट गोइंग टू बी फेटल टू द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। अब इसको फर्दर इस केस के फैक्ट्स में डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई एविडेंस ऑन रिकॉर्ड जो है वो क्या बताता है कि रिस्पोंडेंट बार बार झगड़ा करता था विक्टिम के साथ, वो
उसको बहुत ह्यूमिलिएट करता था, वर्बल अब्यूज करता था, उसको बैड कैरेक्टर वुमन ब्रांड करता था और उसको बार बार घर छोड़ने के लिए बोलता था। तो ये जो कॉन्डक्ट है ये उसके डाइंग डिक्लेरेशन में स्पेशली सफिशिएंटली दिखता है और परसिस्टेंटली ये दिखता है कि इनके बीच में मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड था और उसका इल ट्रीटमेंट उस घर में हो रहा था, जिस वजह से एक कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए बैकग्राउंड हमें मिल जाता है। तो प्रोसिक्यूशन को मोटिव मैथमेटिकल प्रिसिशन से एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे अगर वो कंक्लूसिवली मोटिव को नहीं भी दिखा पाए हैं तो भी वो वीकन नहीं करेगा प्रोसिक्यूशन के केस को, जबकि वो ओवरऑल रिलायबल और कोगेंट केस है, वो कंसिस्टेंट केस है जो कि हमें देखने के लिए मिलता है। अब सुप्रीम कोर्ट अगेन फैक्ट्स पे बोलता है कि इस केस के फैक्ट्स को देखते हुए वो सैटिस्फाइड थे कि डाइंग डिक्लेरेशन जो विक्टिम ने दी थी वो वॉलेंटरी थी, ट्रूथफुल थी, रिलायबल थी और उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रिकॉर्ड किया है, जस्ट टाइम पर रिकॉर्ड किया है। उस समय जो डिसीज थी वो कॉन्शियस थी, ओरिएंटेड थी और केपेबल ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट थी। अगर छोटी मोटी माइनर डिस्क्रिपेंसीज हो गई हैं जो हाई कोर्ट ने हाईलाइट की हैं, वो माइनर डिस्क्रिपेंसीज उस डाइंग डिक्लेरेशन की क्रेडिबिलिटी पे डेंट नहीं लगाती हैं, मतलब वो डाइंग डिक्लेरेशन ट्रस्टवर्दी, रिलायबल फिर भी स्टैंड करती है इवन आफ्टर दोज माइनर डिस्क्रिपेंसीज। इसीलिए प्रोसिक्यूशन जो है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूफ करने में एकदम सफल रहा है कि अक्यूज ने 302 आईपीसी का ऑफेंस कमिट किया है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल सही किया कि डाइंग डिक्लेरेशन और सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस जो रिकॉर्ड पे थे उसके आधार पे कन्विक्शन किया और हाई कोर्ट ने एरर किया कि उन्होंने क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस था जो कि डाइंग डिक्लेरेशन था उसको स्पेक्यूलेटिव और हाइपर टेक्निकल ग्राउंड्स पे उसको हटा दिया, जो कि सही नहीं था और वो चीज नहीं होनी चाहिए। तभी उन्होंने हाई कोर्ट ने जो एरर की है उसको उन्होंने रिवर्स किया और उन्होंने क्या कहा कि हम जो स्टेट की अपील है उसको अलाउ करते हैं और हम हाई कोर्ट के जो एक्विटल है उसको सेट असाइड करते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन ऑर्डर पास किया था उसको रिस्टोर किया और उन्होंने कहा कि जो अक्यूज्ड है वो सरेंडर करेगा और फिर रिमेनिंग सेंटेंस को अंडरगो करेगा। तो इस पूरे केस से हमारे को कुछ अच्छी मैटर्स सीखने के लिए मिलते हैं, कुछ अच्छे प्रिंसिपल्स सीखने के लिए मिलते हैं। वो क्या मिलते हैं? नंबर 1, अगर कोई ट्रस्टवर्दी वॉलेंटरी डाइंग डिक्लेरेशन है तो वो खुद में इनफ है आपका कन्विक्शन कराने के लिए, उसके लिए आपको कोरोबरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। नंबर 2, माइनर डिस्क्रिपेंसीज हैं जो इफेक्ट नहीं करती हैं कोर ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस, तो उससे किसी भी विटनेस किसी भी स्टोरी की रिलायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 3, अगर डायरेक्ट एविडेंस है इन द फॉर्म ऑफ अ क्रेडिबल डाइंग डिक्लेरेशन तो इवन अगर एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ मोटिव है तो भी वो फेटल नहीं है प्रोसिक्यूशन के केस के लिए। नंबर 4, माइनर रेस्क्यू इंजरीज हैं अगर अक्यूज्ड पे तो ये ऑटोमेटिकली उसकी एस्टैब्लिश नहीं करेंगे इनोसेंस को। ये ऐसा भी हो सकता है कि वो अटेम्प्ट हो उसकी इनोसेंस को क्रिएट करने का, उसकी इनोसेंस के अपीयरेंस को दिखाने का। नंबर 5, जो एपेलेट कोर्ट है वो रिवर्स कर सकती है एक्विटल को अगर वो एक्विटल जो है वो एक गलत अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस पे बेस्ड हो या फिर उसकी वजह से, ऐसे अप्रिसिएशन की वजह से मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा हो। अगर ये सारे सिचुएशंस हैं तो आपका एक्विटल को अपीलेट कोर्ट रिवर्स कर सकती है। सो आई होप इस क्रिमिनल केस में आपको सुनने में मजा आया हो और ये आपकी आगे की प्रैक्टिस और आगे की पढ़ाई में हेल्प करे। एंड तब तक याद रखेंगे, लॉ सीखना है, समझना है, लेकिन रटना नहीं है। सी यू।